नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नवरात्रों में रैपिड रेल का पीएम लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। देश की पहली रैपिड एक्स का उद्घाटन होगा पीएम द्वारा और उद्घाटन को लेकर एनसीआरटीसी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वसुंधरा में पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और पुलिस अधिकारियों ने भी तमाम तैयारियां करना शुरू कर दिया है। वहीं अधिकारियों द्वारा तैयारियों का जायजा भी लिया गया और सीएम प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो 12 अक्टूबर को उनके द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है और गाजियाबाद में यह पूरा आयोजन होता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि उद्घाटन को लेकर एनसीआरटीसी ने तैयारियां जोरों शोरों से चलाई हुई हैं और वसुंधरा में पीएम मोदी की जनसभा भी होती हुई नजर आएगी। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम का जायजा भी लेने के लिए तमाम टीमों को निर्देश दिए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को आज सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र सीएम द्वारा सौंपा जाएगा। तो आपको बता दें कि सीएम योगी वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र और 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र सीएम द्वारा सौंपा जाएगा। इस दौरान दयाशंकर मिश्र दयालु भी मौजूद रहेंगे। लोक भवन सभागार में यह कार्यक्रम पूरा आयोजित होता हुआ नजर आने वाला है। और इस बीच आ रही है एक और बड़ी जानकारी, उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें, योगी कैबिनेट की आज बैठक होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक होती हुई नजर आएगी। शाम 4 बजे लोक भवन में बैठक का आयोजन होगा और कई अहम प्रस्ताव पर इस दौरान मुहर भी लग सकती है। तो लखनऊ से इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज योगी कैबिनेट की बैठक होनी है शाम 4 बजे से, जो कि सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी और इस दौरान कई अहम प्रस्ताव पर मुहर भी लगेगी। तो शाम 4 बजे लोक भवन में यह बैठक आयोजित होती हुई नजर आने वाली है सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में और जिन जिन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है वो हम आपको जीएफएक्स के जरिए दिखा रहे हैं। तो योगी कैबिनेट की बैठक है आज और इस दौरान कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगती हुई नजर आएगी। तो आपको बता दें कि शाम 4 बजे से लोक भवन में इस बैठक का आयोजन होगा और कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगती हुई नजर आने वाली है। योगी कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और इसी बड़ी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार जुड़ चुके हैं। तो अनूप, योगी कैबिनेट की आज बैठक होनी है, कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगती हुई नजर आ सकती है। क्या कुछ जानकारी कैबिनेट बैठक को लेकर आपके पास? और देखिए, आज योगी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होने वाली। 4 बजे बैठक का आयोजन होगा। लोक भवन में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, जिसमें सबसे बड़े प्रस्ताव की बात करें कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा प्रस्ताव एक पास हो सकता है, जिसमें अभी तक 62 वर्ष में डॉक्टर रिटायर हो जाते थे। वो बाद में उसके बाद क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की कमी है, इसी वजह से 62 साल के बाद जब डॉक्टर रिटायरमेंट के बाद उनको संविदा पर रखा जाता था। लेकिन सरकार अब इस कैबिनेट में जो प्रस्ताव ला रही कि 65 साल में अब डॉक्टर रिटायरमेंट होंगे, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट की आयु सीमा अब 65 वर्ष हो सकती है। इसका प्रस्ताव इस कैबिनेट में पास हो सकता है। दूसरा एक बड़ा प्रस्ताव ये भी हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माता पिता कल्याण जो योजना है उसके तहत अब एक नियम यह भी आ सकता है कि जो बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं या फिर उनका पालन पोषण नहीं करते हैं तो उनको उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। यह भी प्रस्ताव आ जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक देखने को मिलता था तमाम ऐसे मामले कोर्ट में जाया करते थे, अब इसके लिए एक एसडीएम को ही पावर दी जाएगी। एसडीएम के पास एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें वो देखा जाएगा कि वो पिता जो आरोप लगा रहे हैं उसमें बेटे की क्या भूमिका है। इन सब चीजों को देखते हुए फिर एक कदम उठाया जा सकता है। एक बड़ा कदम है और जनहित के लिए बहुत बड़ा कदम कहा जा सकता है। तीसरे प्रस्ताव की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं। उन 17 नगर निगम के साथ साथ कई और जो शहर हैं उनमें ई बस चलने का प्रस्ताव आज इस कैबिनेट में पास हो सकता है। अभी आपने देखा होगा जो 17 नगर निगम हैं
उनमें खासकर लखनऊ की बात करें या फिर और भी कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें ई बस सुविधा चल रही है, लेकिन आने वाले समय में इस कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास होगा तो जल्द ही 17 नगर निगम के साथ साथ करीब 40 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर ई सुविधा बस की सुविधा मिलेगी। प्रदूषण से युक्त होती है, यही वजह है कि लगातार सरकार ई प्रणाली को आगे बढ़ा रही ताकि स्वच्छ वातावरण भी रहे और प्रदूषण बना रहे। कुल मिला के आज कहा जा सकता है कि योगी की कैबिनेट बैठक काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर है। जब 4 बजे कैबिनेट बैठक होगी तब जानकारी मिलेगी कितने प्रस्ताव कैबिनेट में रखे गए थे और कितने प्रस्तावों पर मुहर लग पाई है। बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए अनूप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बड़ी खबर, अहम अपडेट आपको बता दें, नवरात्रि में मंत्रिमंडल का विस्तार होता हुआ नजर आ सकता है। ये इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, नवरात्रि में मंत्रिमंडल विस्तार की बड़ी खबर आ रही है सामने और नवरात्रि में विस्तार करने की तैयारी चल रही है। ओपी राजभर मंत्री बन सकते हैं और दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो कई और बड़े चेहरों के शामिल होने की भी चर्चा सुर्खियों में इस वक्त। तो नवरात्रों में मंत्रिमंडल के विस्तार की सूचना मिल रही है। आपको बता दें कि ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जा सकता है और ओपी राजभर भी बन सकते हैं मंत्री और दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो नवरात्रि में विस्तार करने की तैयारी चल रही है और दारा सिंह चौहान को भी कोई पद दिया जा सकता है। कई और चेहरों के शामिल होने की भी चर्चा लगातार बनी हुई है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो टीएन मिश्रा, नवरात्रि में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी और क्या कुछ जानकारी आपके पास मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? एक बड़े चेहरे पर मोहर लगती हुई नजर आ सकती है जिनका नाम है ओपी राजभर। हाँ देखिए, सही करें मनीषा, अरसे से बात चल रही है कि दारा सिंह को और ओपी राजभर को मंत्री बनाया जाए, लेकिन बीच में जब घोसी का चुनाव हुआ, दारा सिंह चुनाव हार गए, थोड़ा इस पर विराम लग गया कि दारा सिंह जो चुनाव हारे तो उनको थोड़ा लगा कि स्थिति जो है दूसरी हो रही है। लेकिन अब फिर दबाव बना है, अब सरकार चाहती है कि यहाँ चुनाव, लोकसभा चुनाव भी आने वाला है तो जाति समीकरण भी साधने हैं उसको। एक तरफ विपक्षी पार्टियां भी मोर्चा खोले हुए हैं, तो सपा चाहती है अपना मोर्चा खोले, कांग्रेस अपना मोर्चा खोले, तो भाजपा भी चाहती है कि इन दोनों बड़े नेताओं को शामिल जो है मंत्रिमंडल में शामिल करके और एक वो नया मोहरा साबित करे। अब है क्या कि ओपी राजभर भी कद्दावर नेता है, अपने वर्ग में उनका विशेष दबाव है। दारा सिंह को मंत्री बनाने के साथ ही जो है एमएलसी बनाने का प्रस्ताव चल रहा है, क्योंकि चुनाव हार चुके हैं घोसी से, तो उनको एमएलसी बनाया जाएगा और मंत्री भी बनाया जाएगा। इससे क्या सरकार के संतुलन से कुछ मंत्रियों को हो सकता है फेरबदल भी हो और कुछ नए लोग अन्य भी शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये सीएम के ऊपर डिपेंड करता है कुछ चेहरे को शामिल करते हैं और किसको नहीं। लेकिन दारा सिंह और ओपी राजभर का मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है और ये नवरात्र में कवायद शुरू की जाएगी। जी मनीषा। बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर के नाम पर मुहर लगती हुई नजर आ सकती है और अगर इन दोनों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, जो कि लगभग तय माना जा रहा है, तो किस तरह के चुनावी समीकरण बनते हुए नजर आने वाले हैं आगामी समय में? किस तरह के जातीय समीकरण बनते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, ओपी राजभर एक राजभर समाज का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं और ओपी राजभर का दावा है कि मेरे पास इस इलाके, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, तो उसमें वह काफी जो है उनका वोट बैंक है। लेकिन जब घोसी का चुनाव भाजपा हार गई तो कुछ समीकरण गड़बड़ हो गए थे, कुछ लगा, लेकिन कहा गया कि हाँ ये जो समीकरण गड़बड़ा गए हैं और जो है सपा ने जो है ज्यादातर जो है यूनाइट होकर के विपक्ष यूनाइट हो गया, इसलिए वो चुनाव जीत गए। तो उस समय जो योगी आदित्यनाथ ने तुरंत, जो पहले चर्चा चल रही थी कि इनको मंत्रिमंडल शामिल किया, लेकिन उस समय टाल दिया गया कि इस समय माहौल ठीक नहीं, मंत्रिमंडल में शामिल न किया जाए। लेकिन अब नवरात्र को देखते हुए इनको शामिल करने की बात है। और जहां तक इनकी बात है दारा सिंह की, तो दारा सिंह का भी अपने क्षेत्र में जो प्रभाव बताया जा रहा है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके चुनाव में, लेकिन माना जा रहा है कि उनका फायदा मिलेगा पार्टी को देर सवेर और जो है ओपी राजभर भी फायदेमंद साबित होंगे, इसलिए उनको मंत्री बनाया जाएगा। और जी मनीषा। ठीक है टीएन मिश्रा, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त का 24 चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। ये इस वक्त की अहम जानकारी। आपको बता दें कि कुछ मंत्रियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। तो सरकार के कुछ बड़े मंत्रियों के, कुछ बड़े चेहरों के नाम सामने आए हैं। आपको बता दें कि इटावा से चुनाव लड़ सकते हैं असीम अरुण।
वहीं फिरोजाबाद से जयवीर सिंह के लड़ने की संभावना बनी हुई है और पीलीभीत से जितिन प्रसाद भी चुनाव लड़ सकते हैं, चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह के चुनाव लड़ने की आशंका। फतेहपुर से राकेश सचान लड़ सकते हैं चुनाव, वहीं बलिया से दयाशंकर सिंह चुनाव को लड़ सकते हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जब फिरोजाबाद से जयवीर सिंह के चुनाव लड़ने की संभावना बनी हुई है और पीलीभीत से जितिन प्रसाद भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये तमाम वो क्षेत्र हैं जिनमें जल्दी चुनाव होते हुए नजर आएंगे और चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है। सरकार के कुछ ये मंत्रियों के नाम भी सामने आए हैं और इटावा से चुनाव लड़ सकते हैं असीम अरुण। साथ ही साथ फिरोजाबाद की बात करें तो जयवीर सिंह लड़ सकते हैं यहां से चुनाव, पीलीभीत से जितिन प्रसाद। तो वहीं अगर रायबरेली की बात की जाए तो दिनेश प्रताप चुनाव लड़ सकते हैं रायबरेली से। 24 चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों शोरों पर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी अनूप जुड़ चुके हैं। तो अनूप, बीजेपी पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है और कुछ बड़े नाम भी शामिल आए हैं, बड़े नाम भी देखे जा रहे हैं जो आगामी चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं और चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ सकते हैं। और बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही कि एक बार फिर दोबारा मोदी की देश में सरकार बने, उत्तर प्रदेश में उपेक्षाएं अच्छी, उम्मीदें ज्यादा हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों के जरिए या फिर इंटरनल जो सर्वे आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लगातार आपने देखा होगा सर्वे में कुछ भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद है उनकी रिपोर्ट कार्ड बहुत ही खराब है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं, लोकप्रिय हैं, अपने क्षेत्र में पकड़ रखते हैं, उनको लोकसभा में प्रत्याशी बनाया जाए। वहां से खासकर अगर रायबरेली की बात करें, रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह प्रत्याशी हो सकते हैं, इटावा से असीम अरुण प्रत्याशी हो सकते हैं, फिरोजाबाद से जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, वहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। इस तरीके से लगातार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है उसको देखते हुए आपने देखा पीलीभीत से जितिन प्रसाद को उतारा जा सकता है चुनाव मैदान में। तो ये सब ऐसे मंत्री हैं जिनकी उस क्षेत्र में पकड़ भी है, लोकप्रियता भी है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इन जो मंत्रियों को लोकसभा चुनाव में टिकट देगी और आने वाले समय में, क्योंकि 80 में से 80 सीटें का जीतने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में, और यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि वो जिताऊ प्रत्याशी हो या फिर जो इंटरनल सर्वे में जिन जो सांसदों की रिपोर्ट कार्ड खराब आई है उनका टिकट काटा जा सके, उनके जिताऊ प्रत्याशी के साथ साथ, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है उत्तर प्रदेश में, उम्मीदें ज्यादा हैं, 80 सीटों वाला प्रदेश है और 80 सीटें में 80 सीटों का लक्ष्य है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही, जहां एक बार महिला मोर्चा सक्रिय हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एससी मोर्चा है, उसको भी लगातार सम्मेलन उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। जी ठीक है अनूप, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की आज पुण्यतिथि है और सीएम योगी आदित्यनाथ शिवपाल यादव ने ट्वीट भी किया है, भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी ट्वीट किया है और मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ शिवपाल यादव ने ट्वीट करते हुए मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की है और भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी ट्वीट करते हुए मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी है। तो मुलायम सिंह यादव की आज पुण्यतिथि है और तमाम दिग्गज नेता उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए और श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि है आज, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज तमाम दिग्गज नेताओं ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने, उसका भी रुख कर लेते हैं। मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर आज सैफई आवास पर हवन पूजन का आयोजन किया जा रहा है। तो हवन पूजन हो रहा है सैफई आवास पर आज पुण्यतिथि पे और अखिलेश यादव, शिवपाल यादव भी इस हवन पूजन में शामिल हैं। नेताजी की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे दोनों दिग्गज नेता। ये तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सैफई से, जहां सैफई आवास में आज
मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर हवन पूजन होता हुआ नजर आ रहा है और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि समाधि स्थल पर दोनों दिग्गज नेता उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और अखिलेश शिवपाल यादव हवन पूजन में शामिल हैं। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए तौकीर किदवई हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तो तौकीर, आज नेताजी की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि पर सैफई पहुंचे हुए हैं अखिलेश यादव और शिवपाल यादव। देखिए, ये पहली पुण्यतिथि है जब इसको सभी गमगीन आंखों के साथ सभी समाजवादी पार्टी के जुड़े कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, वो नेताजी को याद कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें नेताजी का लक़ब दिया गया और उनको आज जब उनका देहांत हुआ था तो कई बड़े दिग्गज नेता उनके अंतिम संस्कार में ही पहुंचे थे, चाहे वो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह हो, अलग अलग जो प्रदेश है वहाँ के मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश से जुड़ा कोई भी दिग्गज नेता हो, वो सभी लोग वहां पर पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि आज का जो कार्यक्रम है उसमें भी मुलायम सिंह यादव को कई जो विपक्षी नेता हैं, यानी कि जो समाजवादी पार्टी के विपक्ष के नेता हैं, उनसे भी उन्होंने भी आज मुलायम सिंह यादव को याद किया है और कहा है कि मुलायम सिंह जैसा होना नेता होना अब शायद दोबारा मुमकिन नहीं है, क्योंकि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, मुलायम सिंह ने सभी नेताओं का सम्मान किया है। आज पहली बार है क्योंकि चुनाव जब 2022 विधानसभा के हुए उसके बाद उनका देहांत हुआ, ये पहली पुण्यतिथि है उनकी। सभी गमगीन आंखों से उनको याद कर रहे हैं। प्रदेश कार्यालय में भी कार्यक्रम रखा गया है। इटावा में मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर जहां पर वहां पर अंतिम संस्कार किया गया था, उस जगह पर अखिलेश यादव और उनके भाई शिवपाल सिंह यादव सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। जो पूरा कुनबा है जो यादव परिवार का, वो सैफई में है। और इसके अलावा जो जिलेवार कार्यक्रम रखे गए हैं, जो जिला का जो इनके जिला का वो है कार्यालय, वहां पर सभी जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और लगातार उनको। तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए तौकीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज नेताजी की पुण्यतिथि है और सभी देश के दिग्गज नेता उन्हें याद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सैफई आवास पर भी एक हवन पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पहुंचे हुए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव, साथ ही साथ समाधि स्थल पर भी पहुंचेंगे। और अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। चंदौली पुलिस ने 55 लाख कैश के साथ 2 संदिग्धों को किया है गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी हुई है पुलिस। फर्रुखाबाद में एसपी विकास कुमार ने फरियादियों की सुनी है फरियाद। एसपी ने गूगल मीट पर की है जन सुनवाई। पुलिस ने हाईटेक प्रणाली का किया है इस्तेमाल। अमेठी में लगातार हो रही विद्युत कटौती, महिलाओं ने प्रदर्शन कर किया एसीई कार्यालय का घेराव। किसान नेता रीता सिंह की अध्यक्षता में महिलाओं ने विद्युत विभाग के खिलाफ की है नारेबाजी। लखीमपुर खीरी में बच्चियों के साथ बढ़ रहा है अत्याचार, नाबालिग का संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिला शव। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। फर्रुखाबाद में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम, जांच में जुटी हुई है पुलिस। कन्नौज में धान के खेत में लगी अचानक से आग, 5 बीघा फसल जलकर हुई राख। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। सहारनपुर में प्लॉट पर कब्जे को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष, मौके पर पहुंची पुलिस ने किया बीच बचाव, मामले की कर रही है जांच। आगरा में चंबल नदी किनारे मिला अज्ञात का नरकंकाल, जांच में की गई है शिनाख्त। गोली मारकर की गई थी युवक की हत्या। आगरा में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में गोली लगने से 2 लुटेरे घायल। पुलिस ने 4 लुटेरों को किया है गिरफ्तार। कानपुर में 2 ट्रकों में टक्कर से लगी आग, एक ट्रक ड्राइवर की आग में जलकर हुई है मौत। पुलिस और दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।